स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एसएससी पर। और आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की क्लास करेंगे। मैथ्स की क्लास बेसिक लेवल से होगी, बिल्कुल चाहे कंपटीशन की हो, चाहे ये बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी है जिनका चैप्टर सेट्स होता है वो देख सकते हैं, और इंटर के बच्चे जो रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत डरते हैं, जिनको बेसिक नहीं आता, वो भी देख सकते हैं। और कंपटीशन के लिए तो क्लास है ही। तो बेसिकली क्या है इस चैप्टर, सबसे पहले सेट्स के नाम से चैप्टर पढ़ा है, लेकिन ये चैप्टर है बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन। उस चैप्टर में किस तरह इसका यूज है, कहाँ कहाँ यूज करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, बस वही हमारा आज का थीम है। और इसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेट्स। सबसे सेट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सेट्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हर चीज को यार हमें ना अच्छी प्रकार से रखा हुआ चाहिए। जैसे मान लीजिए, बोलिए क्लास 11 है, जैसे मान लीजिए क्लास 12 आया, क्लास 12, तो ये एक क्लास, इसको एक अलग रूम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? एकदम सेपरेट स्पेस करके दिया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि क्लास 12 के कुछ बच्चे इसमें बैठा दिए जाए, कुछ बच्चे इस कमरे में, कुछ बच्चे इस कमरे में बैठा दिए जाए, है कि नहीं? अब वो बोलना कि अलग अलग वो बायो लियो मैथ लियो, ये वाली बात नहीं। अगर मैथ का बच्चा अगर यहाँ बैठे हैं तो मैथ के बच्चे सारे फिर यहीं बैठेंगे। ये होता है सेट्स की इंपॉर्टेंस, कि किसी भी चीज को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करना, यानी अच्छी भली भांति से प्रदर्शित हमें करना किसी भी चीज को, इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो सेट की हमें जरूरत आ गई। अब इसके बाद बोलते हैं सेट कितने प्रकार के होते हैं। सेट बहुत प्रकार के होते हैं, आप जिस तरह का बनाएंगे उस तरह का हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जो हमें सेट्स याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे चलिए मैं इसको रख लेता हूं पहले। सबसे पहला आया n, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से? 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आया W, होल नंबर। कहां से? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके बाद R, रियल नंबर। रियल नंबर कहां से? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर। फिर उसके बाद आर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। आर निगेटिव, पॉजिटिव रियल नंबर। आर निगेटिव, निगेटिव रियल नंबर। बिल्कुल सही। फिर आएगा जेड, यानी इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 2 3 4 5 एट ऑल इन्फिनिटी तक, मतलब जितने भी इंटीजर्स यानी पॉइंट्स होते हैं जो डिवाइडेबल होते हैं या गिनती होती है वो। ठीक है, ये इंटीजर हो गए। ऐसे जेड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर, जेड निगेटिव, निगेटिव इंटीजर। इतने ही बेसिकली हमें याद रखने हैं और ज्यादा कुछ नहीं याद है। बेसिकली रियल नंबर सेट का हमें बहुत याद रखना है, ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 2 3, चलिए ठीक है। अब आएगा सेट। सेट को प्रदर्शित करने की विधियां, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन, मार्कर रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी पहली जो विधि है वो है रोस्टर विधि। पता नहीं क्या हो गया, मार्कर को लिया है। रोस्टर विधि, और एक है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ये हो गया रोस्टर, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, बिल्कुल सही है। रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि में अंतर क्या है? समुच्चय निर्माण विधि में उनमें से जिनमें से जितने इसके अंदर लिखे, जैसे एक्स वाई जेड ये सब लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी है, जो भी इसमें वर्ड्स लिखे होते हैं या कंपोनेंट्स या इनके क्या बोले अवयव लिखे होते हैं,
उनमें से जो सब में एक चीज कॉमन होती है, उस कॉमन को बस हम लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। जैसे कैसे, हमें बिना एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल लिया, AEIOU लिखा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? रोस्टर। जब सारे अवयव एक साथ लिखे हों, ये होता है रोस्टर फॉर्म। और जब सारे अवयव को हम एक कॉमन लिख दें, जैसे लिख दें ऑल वॉवेल्स, यानी सभी स्वर। सभी स्वर अगर इंग्लिश के बोल दें ना, तो वो भी यही लिखेगा, AIOU, जो इसके पास समुच्चय निर्माण विधि होगी। लेकिन जिसके पास रोस्टर होगी वो भी यही लिखेगा। तो इनमें जो सब में कॉमन होता है, उसको अगर एक साथ लैंग्वेज के रूप में लिख दें, तो वो हमारा कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है। और रोस्टर फॉर्म बिल्कुल वही अवयव लिखने होते हैं, हर एक अवयव लिखेगा वही। अब कैसे? जैसे लिखते हैं 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, तो इसमें बोलेगा 1 से लेकर 100 तक अंक, सीधे वो लिख देगा। और ये लिखेगा पूरी 1 2 3 4, यानी रोस्टर जो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म है ना, ये हमारी ज्यादा एक्यूरेट फॉर्म होती है। यानी अगर किसी को रोस्टर फॉर्म लिखी हुई दे देगा तो वो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन निर्माण विधि में वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारे दोनों फॉर्म लिखी जाती हैं। बेसिकली हम लोग भी रोस्टर विधि का ही यूज हमेशा करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं समुच्चय के प्रकार। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो मैं अच्छी तरह एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे इसमें एग्जांपल था मेरा AEIOU, AEIOU, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। कैसी? रोस्टर। अगर यही मैं लिख दूं X बराबर ऑल वॉवेल्स, ये हमारी समुच्चय निर्माण विधि की फॉर्म हो गई, निर्माण विधि। ये सब बेसिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कभी नहीं पूछेगा निर्माण लिखो या बेसिक्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझने में आना चाहिए। ठीक है, आगे जल्दी से देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सबसे पहला समुच्चय आता है रिक्त समुच्चय, यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। अब इसका मतलब क्या है एम्प्टी सेट? और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई, या बस ऐसे बना दो, 2 ब्रैकेट फाई, लेकिन फाई बेसिकली ज्यादा माना जाता है, आप फाई ही बनाइएगा। फाई, ये दोनों इसकी रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आया वो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एम्प्टी सेट कहलाता है। बस सेम यही है, यानी एक खाली सेट, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है। और एम्प्टी सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होता है। कभी कभी आंसर में अगर ऐसे मान लीजिए कोई आंसर दिया गया, तो नन ऑफ दिस की जगह वो ये लिख देगा एम्प्टी सेट, यानी जो इसका आंसर है वो इसमें है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट में आपको टिक लगाना होगा। बेसिकली ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जब 2 कॉन्सेप्ट को मिला करते हैं या 3 कॉन्सेप्ट मिलाते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और एम्प्टी सेट, एक चीज के बारे में बता दें, ये सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है। जब भी आप उप समुच्चय पढ़ेंगे तब मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है। एम्प्टी सेट अभी पहले नोट कर लीजिए, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद दूसरा सेट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब समझते हैं? फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव जो है ना वो निश्चित हो, जैसे 5 अवयव, 6 अवयव या 100 अवयव, 1000 अवयव, लेकिन निश्चित हो कि हाँ इतने ही होंगे हमेशा। जैसे मान लीजिए बोला जाए पूरी ABCD फाइनाइट है, 100 तक गिनती फाइनाइट है, लेकिन हम बोलते पूरी नेचुरल नंबर हम लोग नहीं गिन सकते कहाँ तक है, 1 से शुरू है लेकिन पता नहीं कहाँ तक गए हैं। ऐसा समुच्चय हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं अपने क्लास के सारे बच्चों का समुच्चय फाइनाइट है, बना सकते हैं। अपने कॉलेज के बच्चों का बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। लेकिन अगर बोल दें दुनिया के सारे कॉलेज का समुच्चय, बना पाओगे? कभी नहीं बना पाओगे। दुनिया के सभी जानवरों का समुच्चय नहीं बना पाओगे। मतलब हम लोग तो नहीं बना सकते, कोई बना सकता है, लेकिन ये बेसिकली फाइनाइट सेट में नहीं आएगा। लेकिन जो चीज हम गिनती करके रख सकते हैं, जैसे बोले जाए 1 से 10 तक के अंक लिखोगे। अब जैसे पूछ दें सारी इवन नंबर्स, सारी नहीं बना सकते हम लोग कभी भी, वो हो जाएगा इनडेफिनिट सेट। जैसे यहाँ पे तीसरा लिख सकते हैं इनडेफिनिट सेट।
अपरिमित समुच्चय उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। बस परिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित। बस एक मैं आपको बताऊं, आप किसी चीज को पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे अब आपको ये सब डेफिनेशंस की याद करोगे कभी नहीं, एक ऐसी चीज याद करो कि जिससे हमें अगर कॉन्सेप्ट में कभी फाइनाइट समुच्चय कोई बोले तो मेरे दिमाग में ये आए कि इसमें ऐसा होता है। जैसे बड़ी चीज बोले कोई अवयव नहीं, फाइनाइट सेट आया यानी अवयवों की संख्या निश्चित है। इंडेफिनिट सेट यानी अपरिमित समुच्चय, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। बस ऐसे याद करो कोई चीज, हमेशा मतलब दिमाग में ऐसे घर कर जाए कि कभी भूलो ना उसे। बस इंडेफिनिट सेट अपरिमित समुच्चय जिसमें उसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, इसमें हो, इसमें संख्या निश्चित ना हो। लिख दें अवयवों की संख्या निश्चित हो। और इसमें निश्चित संख्या निश्चित ना हो। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। निश्चित ना हो। बस ये हो गए हमारे बड़ी सेट, फाइनाइट सेट, इनडेफिनिट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इंडेफिनिट लिख रहा हूँ, इनफाइनाइट होता है, सॉरी इनफाइनाइट ही है, इनडेफिनिट नहीं, इनफाइनाइट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला समुच्चय अपना देखते हैं जो एक अच्छा समुच्चय, उसके बारे में पूरी डिस्कशन करनी पड़ेगी डिटेल में क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जल्दी से नोट जो आया है वो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उप समुच्चय यानी सबसेट। अब जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट यानी उप समुच्चय। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है उप समुच्चय। ठीक है अब उप समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे कोई छोटा सेट बना दे, जैसे एक क्लास 12 का सेट है, इसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगी, है कि नहीं? तो अगर गर्ल्स का एक अलग सेट बना दे, बॉयज का एक अलग सेट बना दे, तो जो क्लास 12 का सेट मान लीजिए ए है, ठीक है एक तरह से, और क्लास 12 के बॉयज का सेट सी है और ये गर्ल्स का बी है, तो जो सी और बी है ना, तो बी एंड सी वो ए के उप समुच्चय हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि उसी सेट से निकले हुए कुछ भाग, यानी इस सेट के हम 5-6 भाग करते हैं कोई दिक्कत नहीं, जितने भी भाग करेंगे ए डैश या डे डबल डैश ए ट्रिपल डैश, जितने भी भाग करेंगे इसके हम कोई अलग सेट देंगे तो वो सब इस सेट के क्या कहलाएंगे? सब सेट यानी उप समुच्चय कहलाएंगे। अब एक चीज इसमें आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब है उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय का मतलब ये जैसे इसमें मान लीजिए 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स मतलब 6 अवयव है, जैसे 1 2 3 4, ए जो है हमारा उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। किसी भी सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये मंझले ब्रैकेट बोलते हैं इन्हें, ठीक है 1 2 3 4 5 बोल गया मैं, 5 और 6। और जो बी होगा अगर उसके पास 1 2 और 3 4 बेसिकली 5 भी रख दो, बस अगर इसके अलावा एलिमेंट्स नहीं है उसके पास तो बी एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यानी कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो ए में ज्यादा हो, तब ए बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी उचित उप समुच्चय कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर यही इसमें हम 6 कर दें तो ये इसका सबसेट तो कहलाएगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट यही तभी कहलाएगा जब इसका कम से कम एक अवयव कम होगा, यानी एक अवयव तो हमेशा कम रहेगा अगर प्रॉपर सबसेट है। तो हर एक लैंग्वेज में उसकी भाषा छुपी होती है। जैसे अब बोल दिया ए जो है, अभी किसी क्वेश्चन में बोल देगा ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब अगर ए में 44 अवयव है तो कम उसमें इसमें जो बी है 43 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है ये हमेशा आप याद रखिएगा कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, उचित उप समुच्चय का मतलब क्या होता है। ठीक है अब जब ए और बी जब बराबर सबसेट हो जाए तो इससे एक नया सबसेट निकल के आएगा, वो आएगा इक्वल सबसेट। देखिए जैसे इसे नोट कर लीजिए, सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय एक ऐसी चीज है जब किसी बड़े सबसेट के भाग बहुत से कर देते हैं, जैसे कोई बड़ा सबसेट है यानी पूरे अपने कॉलेज का सबसेट, उसमें क्लास बांट दी हमने, तो जो कॉलेज का सबसेट है उसके सब सबसेट बन जाएंगे। कॉलेज का जो सेट होगा उसके सब सबसेट यानी उप समुच्चय बन जाएंगे। ठीक है यही था, इसका जल्दी से नोट कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया
एक अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन समझने के लिए सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जिसे बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होगा, यानी इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब वो होता है समान समुच्चय। समान किसी चीज को हम कब बोलते हैं, समुच्चय, जब वो समझ, जैसे हम मान लीजिए इस एक ये सेट है, इसमें भी 5 अवयव है, अब एक ये बी सेट है, इसमें भी 5 अवयव है, तो ये जो ए और बी है ना, ये समान समुच्चय कहलाएंगे। अब ये मत समझना कि इसमें अलग अलग अवयव हैं, सेम अवयव अभी लिख ही देते हैं, 1 2 3 4, बस इतने ही। इसमें भी 1 2 3 4, अब सेम अवयव हों तब ए और बी बराबर यानी समान समुच्चय कहलाएंगे। समान समुच्चय के बाद अब जो समुच्चय आएगा वो आएगा, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूं, वो खाली पड़ा है इतनी देर से। समान समुच्चय के बाद एक समुच्चय आएगा घात समुच्चय, सॉरी यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके जितने भी हमने सेट बनाए हैं वो सब उसके सबसेट हो। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक हमारा कॉलेज है, बिना एग्जांपल के समझ में ही नहीं आता। कॉलेज है, कॉलेज के अंदर क्या हो गया, क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही क्लास 12th तक है। तो कॉलेज जो है ना, जिसके अंदर सारे सेट्स आ रहे हैं, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक। जैसे पृथ्वी अगर बोलेंगे तो पृथ्वी के अंदर बहुत से राज्य, लेकिन ब्रह्मांड का एक अंश है पृथ्वी, तो ब्रह्मांड हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। लेकिन उसके बाद जो पृथ्वी आई वो इसका एक अंश है। ठीक है, इसी तरह जैसे कॉलेज अगर हम क्लास ए बोलेंगे तो ए का सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा कॉलेज होगा एक का, यानी क्लास 1 बोलेंगे तो उसका सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हमारा कॉलेज होगा। ठीक है, या स्कूल होगा, जो भी हो। ठीक है, ये आप समझिए, यूनिवर्सल सेट यानी जिस सेट से वो सब बने हैं उसका जो एक बड़ा सबसेट होगा वो होगा। जैसे मान लीजिए हम पूरी गिनती लिखते हैं, यहाँ से 1 से 100 तक, यहाँ तक गिनती लिखी हमने, ये ए बोला, और 100 से 500 तक यहाँ तक गिनती लिखी, इसमें बी बोला। ठीक है, तो अब बोलेंगे ए और बी हमारे सेट हैं, इनकी यूनिवर्सल सेट बताओ। तो इसका यूनिवर्सल जो सेट होगा वो होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस पूछेंगे होल नंबर, अगर इनका सबका सबसेट यूनिवर्सल सेट जो होगा, यहाँ पे सॉरी लिखना था, सॉरी, जो यूनिवर्सल सेट जो होगा इनका जो होगा नेचुरल नंबर का सेट, यानी टोटल नेचुरल नंबर जितनी भी होंगी उनका जो सेट होगा वो ए और बी के सबसेट है। ए और बी सारे नेचुरल नंबर का ही सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है, और इनका जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब पूछा होल नंबर्स क्यों नहीं होगा, तो होल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीरो शुरुआत नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो शुरुआत होती तो होल नंबर का जो सेट होता वो इनका सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट होता। ठीक है, अब सारे सेट्स की बात हो गई, अब लास्ट जो सेट बचा है वो जल्दी से देख लेते हैं, घात समुच्चय यानी पावर सबसेट। जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़िया से पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसे नोट करने वाली कोई बात है नहीं, अभी तक मैंने कुछ दिखाया नहीं। पावर सबसेट ये एक इंपॉर्टेंट सबसेट है क्योंकि इससे इसकी संख्या निकालनी आती है। पावर सबसेट यानी घात समुच्चय। ऐसे अब इसमें एक पूरा जितने भी तक अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए सारे कॉन्सेप्ट इसी सबसेट में यूज होंगे। पावर सेट है, सॉरी सबसेट नहीं, पावर सेट है। और सबसेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसेट से ही बना होता है, यानी जैसे ए है, इसके हमने 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इसके हमने 4 सबसेट बनाए, उप समुच्चय बनाए। तो ये जो उप समुच्चयों को लेकर जितने समुच्चय बनेंगे ना, जैसे सारे उप समुच्चयों को मिला दिया तो ए जो हो गया हमारा वो हो गया 1 2 3 4 5, 4 ही थे ना, 4। ठीक है, इन जितने भी उप समुच्चय हैं इन सबको मिलाकर जो समुच्चय बनेगा, पी जान देते हैं, वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। नहीं समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक गिनती है, इसको हमने 10 भागों में बांट दिया, 1 से 10 20 से 30 20 1 से 10 10 से 20 20 से 30 10 भागों में बांटा, तो उन 10 भागों को मिलाकर जो समुच्चय बनेगा उसे पावर सेट कहेंगे। अब समझे, एक जगह और समझाते हैं, जैसे कोई सेट बी है, इसके हमने 5 भाग किए, 1 2 3 4 5, ये सब इसके क्या है, सबसेट है यानी उप समुच्चय है। तो जब इन उप समुच्चयों को मिलाकर
एक नया कोई समुच्चय बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट। 3 4 5 हो गया, ठीक है, पावर सेट। अब पावर सेट के बारे में एक बात और आती है, जल्दी से नोट करिए, वो बताना है। यहां पर नोट, पावर सेट की बात में आती है कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखिए, किसी समुच्चय के ये हमारा क्वेश्चन था, किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो इसका आंसर है सीधे उसकी लैंग्वेज इसकी में छुपा होता है कि इसके पास कितने अवयव हैं। जैसे ये हमारा सेट लिखा है, मान लीजिए ए, कोई दूसरा सेट है, इसमें हमने 5 अवयव लिए, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 अवयव ले लिए, तो इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसको हम निकालेंगे सीधे, टोटल सबसेट बराबर, एक सिंपल सा फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी दिया गया है, टोटल सबसेट बराबर 2 की पावर p। अब ये p क्या है, बेसिकली p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, यानी 2 की घात 5, 32 सबसेट बन जाएंगे इसके। 32 सबसेट किस प्रकार बनेंगे, एक तो सबसे पहले 5 हो गया, 5 के बाद फिर इसमें एक अवयव ले लेंगे, फिर एक में 2 ले लेंगे, फिर 1 2 7 ले लेंगे, इस तरह बहुत से सेट बनते चले जाएंगे। बेसिकली इस टॉपिक का ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो पावर सबसेट में समझानी थी, बस। ठीक है, जल्दी से अब सारे सब्जेक्ट तो हो गए हैं, अब आपको एनसीईआरटी उठाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन ना आए वो बताइए कमेंट करके, मैं तुरंत सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी मेरे पास भी है। तो अब कल आपको एक वेन डायग्राम समझाना है और यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशन, बाकी सब समझाने। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।